मेरे मास्टर के कोई डिसाइपल हो या फिर कोई दोस्त, या फिर कहीं तुम मेरे मास्टर ही तो नहीं। तो अब फैंग यहाँ क्या जवाब देगा? अब मिस ग्यू के सवाल पूछने पर फैंग परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे अपनी असलियत नहीं बता सकता, क्योंकि अब तक फैंग ने उनके सेक्ट में मौजूद गद्दार को नहीं पकड़ा है। इसीलिए वो मिस ग्यू को पकड़ के कहता है, मास्टर मैं एक नंबर का कमीना हूँ, साथ ही छपरी नल्ला बेरोजगार भी। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही उस कमरे में चैंग और यूई आ जाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों की बातें छिपकर सुन रहे थे। जिसके बाद फैंग को गुनहगार बनाकर इस तरह से पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद मिस यूई चैंग से कहती है कि वो फैंग को उसके कमरे में ले जाए। उनके जाने के बाद यूई मिस ग्यू से पूछती है कि आपको ऐसा लगता है कि फैंग को मास्टर फैन के बारे में कुछ पता है? मिस ग्यू कहती हैं कि मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन हमारे मास्टर के किसी भी कमीने शख्स के साथ कोई कनेक्शंस हो ही नहीं सकते। और इसके अलावा इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी डी क्लास असेसमेंट कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब इसके 10 दिन बाद हम इन्हें इन पिगीज पर बैठा देखते हैं, मगर दोस्तों चैंग इस पिगी की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा एक पेड़ से जाकर भिड़ जाता है। मिस ग्यू ने बताती हैं कि जितना इनका बजट था उसमें घोड़े नहीं, ये पिगीज ही मिले हैं। जिसके बाद हम इन सबको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। दोस्तों ये सभी अपने कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, जो कि एक छोटे से आइलैंड पर होने वाला है, और इन सबको वहाँ तक इनका एग्जामिनर लेकर जाएगा। लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये अपने पीछे देखते हैं, जहाँ पर ये डेमी ह्यूमन लड़की अभी भी फैंग का पीछा कर रही है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अगले सीन में हम इन सभी को एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये सभी लोग इन चारों को देखकर लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का मजाक उड़ा रहे थे। ये बातें सुन चैंग को तो गुस्सा आ जाता है, मगर मिस ग्यू उसे शांत रहने को कहती हैं। जिसके बाद इन चारों को अपने सामने एक पेट दिखाई देता है, अजूर विंग कैट फॉन, और तभी मिस ग्यू को एग्जामिनर ली दिखाई देते हैं। दोस्तों ये है मिस्टर ली, जो कि मिस ग्यू को काफी पहले से जानते हैं। जिसके बाद मिस ग्यू इनसे पूछती हैं कि इस साल इस कंपटीशन में इतने सारे लोग क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट के बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने के बाद दूसरे सेक्ट्स ने उनकी चीजें छीनकर खुद को ताकतवर बना लिया, और इसीलिए इस साल 8 सेक्ट इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। लोग यहाँ लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का मजाक उड़ा रहे थे। अरे इस सेक्ट में तो इतने कमजोर लोग हैं कि इन्हें तो कोई बच्चा तक हरा दे। पर तभी मिस्टर ली कहते हैं, इस साल 8 सेक्ट इस कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन कंपटीशन की सीट्स लिमिटेड हैं, इसीलिए जो टीम्स आखिर में बची रहेंगी वही आइलैंड पर जा सकेंगी। तभी एक अंकल कहता है, लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट को यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी उनका कंपटीशन में हारना तो पक्का ही है। और जब ये बात सुन सब हंसने लगते हैं, तब मिस ग्यू कहती हैं, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। सो तभी एक आदमी मिस ग्यू की ओर बढ़ते हुए कहता है, शायद से मुझे आपको दूसरे तरीके से समझाना होगा। लेकिन तभी मिस ग्यू के सामने फैंग आकर खड़ा हो जाता है, जो देखिए आदमी आगे नहीं बढ़ता। फैंग पूछता है, मास्टर यहाँ मौजूद कितने सेक्ट्स ने हमारी चीजें चुराई हैं? वो बताती है, कुआंगशु सेक्ट, होंगफू सेक्ट, ई फैंग सेक्ट और शेंगनैन सेक्ट। ये जान फैंग कहता है, ये चारों सेक्ट्स अभी हमारे सामने आओ। फैंग की बात सुन ये चारों सेक्ट वाले कहते हैं, लिंग शियाओ पेविलियन तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, लगता है इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। लेकिन तभी फैंग कहता है, फूगुई जब तुम्हारा होंगफू सेक्ट परेशानी में था तब मास्टर फैन ने ही तुम्हारी मदद की थी। तुमने इस अच्छाई का बदला चुकाने के बजाय उनके ही सेक्ट को लूटा। फूगुई कहता है, किसने किसकी कब मदद की इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कब कौन किस मौके का कितना अच्छे से फायदा उठाता है, फर्क इस बात से पड़ता है। लेकिन उसकी ये बात सुन फैंग तुरंत अपने डॉगी को सम्मन करता है। लेकिन ये देख फूगुई कहता है, तुम्हें लगता है ये टुच्चा सा भद्दा सा कुत्ता मुझे हरा देगा। जिसके बाद वो अपने पेट से हमला करने को कहता है, मगर अगले ही पल में कैक्टस महाशय अपनी जटाओं से फूगुई के आदमी और उनके पेट्स को पकड़ लेते हैं। जिसके अगले ही पल में डॉगी महाशय फूगुई के ऊपर सूसू अटैक करते हैं। फूगुई अपनी मदद के लिए अपने बाकी लोगों को बुलाता है, लेकिन तब तक मिस ग्यू, मिस यूई और चैंग फूगुई के बाकी के लोगों को हरा चुके थे। और इसके बाद फैंग फूगुई का कॉलर पकड़ के कहता है, मैं चारों सेक्ट से कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने हमसे जितना चुराया था अब तुम्हें उसका 3 गुना ज्यादा वापस करना होगा। और लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की ताकत देख सभी सेक्ट फैंग की ये शर्त मानने को राजी थे। वही सूसू अटैक की वजह से फूगुई की हालत ये हो गई है क्योंकि उस सूसू में जहर था। लेकिन इसके बाद डॉगी महाशय उस जहर का एंटीडोट भी फूगुई को पिला देते हैं। और यहाँ जो मिस्टर ली थे वो इन चारों की ये काबिलियत देख हैरान हो चुके थे। और अब इस कंपटीशन में बस 3 सेक्ट हैं, लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट, बाईमू सेक्ट और वोंगू सेक्ट।
लेकिन तभी चैंग देखता है कि अरे ये तो मूचेन है जिसने बाईमू सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। फैंग पूछता है तुम तो अकेले काम करते थे ना, पर मूचेन कहता है मुझ जैसे होनहार शख्स के लिए किसी सेक्ट को ज्वाइन करना कोई अजीब बात नहीं है। वैसे तुम्हारे ये पेट्स इतनी तेजी से इवॉल्व कैसे कर रहे हैं? फैंग कहता है तुम्हारी नजरें काफी तेज हैं, कैसा रहेगा अगर हम एक टीम बनकर काम करें, मेहनत कम फायदा ज्यादा। ये बात सुन वोंगू सेक्ट का लीडर कहता है अगर हम सभी एक टीम बनकर काम करें और तो काम जल्दी हो जाएगा। मगर मूचेन कहता है कि तुम्हारा वोंगू सेक्ट बहुत कमजोर है, जाओ घर पर जाकर मक्खी मारो। ये बात सुन ये लीडर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी बाईमू सेक्ट की लीडर हाँ ये बुढ़ी मूचेन को चुप हो जाने को कहती है। बुढ़ी को देख फैंग मन में कहता है देखकर नहीं लगता लेकिन बुढ़ी ताकतवर होगी, तभी तो इस उम्र में भी कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन सभी को इन कैट फोन्स पर बैठकर आइलैंड तक पहुंचना है जहां पर कंपटीशन होने वाला है। तभी एक कैट फोन उड़ते हुए सीधा यूई के सामने आ जाता है। उसे देख यूई तो बहुत घबरा जाती है और यही देख मिस ग्यू मुस्कुरा रही थी। और इसके बाद जब मिस ग्यू कैट फोन पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, तब यहाँ उनका हाथ पकड़ उनकी मदद करता है फैंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कैट फोन्स इन सबको आइलैंड की ओर ले जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में ये सभी उस आइलैंड तक पहुंच भी जाते हैं। मगर तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पास ये दो जन आते हैं। मोहतरमा का नाम लुओ है और आदमी का नाम है वोंग। लेकिन तभी मिस लुओ लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट को देखकर मिस ग्यू के पास आकर कहती हैं मैं आपके लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की फैन हूँ, आपका लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट कमाल का है, लेकिन आपके मास्टर। मिस ग्यू कहती हैं हम अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश को ही पूरा करने आए हैं। लुओ कहती है मुझे पूरा यकीन है तुम लोग ये कर लोगे। मगर इनके बीच की ये दोस्ती वोंगू सेक्ट के लीडर को पसंद नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लुओ सभी के हाथ में ऐसे ब्रेसलेट्स पहना देती हैं। ये ब्रेसलेट्स इस कंपटीशन के की डिवाइसेस हैं और दोस्तों ये नई जाति के पेट हैं जिन्हें लीग ने ऐसे ही कंपटीशंस के लिए बनाया है। इनके सिर पर जो ये ब्रेसलेट होता है इन्हें ही कैंडिडेट्स को पहनाया जाता है, जिससे ये पेट उस कैंडिडेट का रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिससे एग्जामिनर्स आपके हालातों को देख सकते हैं। और इस कंपटीशन के 3 नियम हैं। पहला, आपको ये ब्रेसलेट पहने रखना होगा। दूसरा, जो भी पानी में गिरेगा वो हार जाएगा। और तीसरा, कोई भी कैंडिडेट जब चाहे हार मान सकता है। तभी मिस्टर ली यहाँ आकर बताते हैं कि जल्द ही कंपटीशन शुरू होने वाला है। मिस लुओ बताती हैं कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट उनके साथ रहेगा, वोंगू सेक्ट मिस्टर ली के साथ रहेगा और बाईमू सेक्ट मिस्टर वोंग के साथ रहेगा। अब इसके बाद मिस लुओ कहती हैं मैं दिल से चाहती हूँ कि अब आपका लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट अपना कमबैक कर ले। ये सुन मिस ग्यू कहती हैं हम ऐसा जरूर करेंगे। जिसके बाद हमें कमांड सेंटर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम इस लीग कंपटीशन के कमांडर को देखते हैं। और तभी एक आदमी इन्हें आकर बताता है कि मिस्टर बाई यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बाई लियांसू और उसका बड़ा भाई बाई तानसू पहुँच चुके हैं, क्योंकि तियांसू इस कंपटीशन का सुपरवाइजर है। तभी ये मोहतरमा कहती हैं मैंने सुना है कि इस साल इस कंपटीशन में लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट ने भी हिस्सा लिया है। काफी ज्यादा पीछे होने के बाद अब वो लोग शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। मगर तभी यहाँ मिस लुओ कहती हैं मैंने सुना है कि मास्टर फैन की मौत में बाई फैमिली का भी हाथ है। लेकिन तभी ये बात सुन तानशु कहता है ये झूठी अफवाह है, हमारा बाई परिवार ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही लुओ तानशु से माफी मांगती है। तानशु कहता है हमारा बाई परिवार भी लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की तरह क्लास बी का है और मैंने मास्टर फैन के साथ एक बार मुकाबला भी किया था। एक ही उम्र के होने के बावजूद भी वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और मैं दिल से उनकी इज्जत करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तानशु ये अनाउंसमेंट करने आता है कि अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। दोस्तों ये सभी लोग एक जहाज पर हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी टीम और बाकी के दोनों सेक्ट्स इस आइलैंड पर हैं। दोस्तों तानशु के इस कंपटीशन को शुरू करते ही ये आइलैंड काफी ज्यादा बदल चुका है और यहाँ पर जितने भी एग्जामिनर्स हैं वो कैंडिडेट्स के साथ अपना कनेक्शन बना रहे थे। जिसके बाद हम बुलेट स्क्रीन नाम के इस पेट को देखते हैं जो अपने मुंह से बहुत सारी बॉल्स निकालता है और ये सभी बॉल्स पूरे आइलैंड पर चारों ओर फैल जाती हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे आइलैंड पर 500 बॉल्स को फैला दिया गया है और अब कैंडिडेट्स को इन्हीं बॉल्स को कलेक्ट करना है। और जब इन 500 में से 300 बॉल्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा तब इस कंपटीशन का दूसरा पड़ाव शुरू होगा। ये बात जानते ही हम देखते हैं कि ये चारों अपने चारों ओर देखने लगते हैं। तभी चैंग को एक बॉल की लोकेशन दिख जाती है। जिसके बाद ये लोग जाकर उस बॉल को उठा लेते हैं और वो बॉल मिस ग्यू के ब्रेसलेट में चली जाती है। तभी एक और बॉल को देखकर चैंग उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन एक अजीब सा छुछुंदर जैसा दिखने वाला पेट उस बॉल को यहाँ से ले जाता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से इन बॉल्स को दूसरे सेक्ट के लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तभी फैंग हमें बताता है
कि 500 में से 300 बॉल्स कलेक्ट करने के बाद इस कंपटीशन का दूसरा पड़ाव शुरू होगा, जिसके बाद फेंग ना जाने ने क्या समझाता है। हम चारों को 5-5 बॉल्स कलेक्ट करनी होगी। दूसरी ओर हम इन भाई बहन को देखते हैं जो सुपरवाइजिंग का काम कर रहे थे। तभी लियांसु देखती है कि एक कैंडिडेट ने 18 बॉल्स कलेक्ट कर ली हैं और यही देख कमांडर जी कहते हैं ये वोंगू सेक्ट है। दोस्तों हम देखते हैं कि वोंगू सेक्ट के मेंबर्स ने अपने ब्रेसलेट्स को अपने पेट्स को पहना दिया है ताकि उनके पेट्स उनके लिए इन बॉल्स को कलेक्ट करें। मगर अगले ही पल में हम देखते हैं कि इनके पेट्स को एक बंदा पकड़ लेता है। ये तीनों कहते हैं हमारे पेट्स को छोड़ दो, लेकिन तभी ये बंदा अपने एक हाथ को कुछ इस तरह मॉन्स्टर टाइप बना लेता है। दोस्तों ये बंदा है शेंग लियाओ बैकॉन सेक्ट से, जो कि एक पैरासाइट सेक्ट है, और इसके बाद वो उन तीनों को हरा देता है। और यही देख लियांसु हैरान हो जाती है। सो तानसु से बताता है कि जरूर से उन लोगों पर किसी ने हमला किया होगा, जिसके बाद इस बात की अनाउंसमेंट आइलैंड पर हो जाती है कि तियानु सेक्ट इस कंपटीशन से बाहर हो चुका है। यानी कि दोस्तों वो तीनों वोंगू सेक्ट के मेंबर्स नहीं थे। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि कैक्टस महाशय फैंग के लिए एक बॉल ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक दूसरी टीम आ जाती है होंगलुआन सेक्ट से। और दोस्तों शू दा शुआई नाम का वो बंदा जो फैंग से मिला था वो भी होंगलुआन सेक्ट का ही एक मेंबर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग का डॉगी यहाँ दौड़कर एक लड़की के पास आ जाता है। मोहतरमा कहती हैं कि ये तो फैंग का कुत्ता है। फैंग हैरान होकर सोचता है कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब मिस ग्यू बॉल्स कलेक्ट कर रही थी तभी वहाँ दो बंदे आ जाते हैं मिस ग्यू से उनकी सारी बॉल्स छीनने के लिए। ये दोनों कहते हैं ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस सेक्ट से हो। तभी एक बंदा वहाँ आकर कहता है इसका नाम ग्यू लियांग है और ये लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट से है। और दोस्तों ये बंदा था डुआन ई। डुआन ई को देख मिस ग्यू खुश हो जाती हैं, मगर डुआन ने एक दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। डुआन ई को देख इनमें से एक बंदा अपने पेट को सम्मन करके कहता है ये लड़की हमारा शिकार है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इन दोनों को इग्नोर करते हुए डुआन ई मिस ग्यू से बात कर रहा था, जो देख इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये अपने पेट से हमला करने को कहते हैं। मगर अगले ही पल में इसका पेट पत्थर की तरह टूट जाता है। और ऐसा किया था डुआन ई के पेट ने, जो देख इस बंदे के होश उड़ चुके थे। मिस ग्यू खुश होते हुए कहती है तुम्हारी पेट हेमी अब तक जिंदा है। मगर जैसे ही वो उसके करीब जाकर हेमी को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी ये बंदा अपने पेट्स की पावर को बूस्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डुआन ई की हेमी बहुत ही आसानी से उनके दो में से एक पेट को खत्म कर देती है। और इसके बाद डुआन ई अपने हाथों के इशारों से हेमी से उस दूसरे पेट को भी पूरी तरह से खत्म करवा देता है। और दोस्तों ये एक बहुत ही खौफनाक नजारा था, जिसके बाद डुआन ई हेमी से इन दोनों पर हमला करवाता है। वो तो वक्त रहते ये दोनों हार मान लेते हैं, इसीलिए इनकी जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद मिस ग्यू देखती हैं कि हेमी उन मरे हुए पेट्स की हड्डियों को खाने लगती है। वो डुआन ई से पूछती है कि हेमी को क्या हो गया है। डुआन बताता है कि उसने एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन किया, जिस वजह से हेमी की जान बच गई। जिसके बाद डुआन कहता है ग्यू लियांग तुम अब तक उस लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तुम्हें हमारे राक्षस सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है। लेकिन मिस ग्यू डुआन से कहती हैं तुम्हें हमारे सेक्ट में वापस आ जाना चाहिए। देखना हम जल्द ही फिर से टॉप पर आ जाएंगे। एक ही महीने में हमारे सेक्ट के सारे पेट्स सोल बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन डुआन कहता है बेवकूफ औरत, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। तू कुछ भी कर ले, तेरा पेविलियन सेक्ट कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाएगा। और ये सब कहकर डुआन यहाँ से जाने लगता है। सो मिस ग्यू कहती हैं मेरी बात मान लो डुआन, हमारे सेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। मगर डुआन कहता है मैं अब तुम्हारा साथी नहीं हूँ, आज से हमारे सारे रिश्ते नाते सब खत्म। और जाने से पहले मैं तुमसे एक और बात कह दूं, अगर कभी तुम्हारे सेक्ट का वो फैंग मेरी नजरों के सामने आया तो मैं उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। यहाँ मिस ग्यू कुछ नहीं कह पाती, वो सिर्फ उदास रह जाती हैं। दूसरी ओर चेंग और उसके पोनी को इनकी चौथी बॉल दिखाई देती है। दोस्तों चेंग का पोनी सोल बिल्डिंग स्टेज की लेवल 6 पर होता है और चेंग यहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसका ये पोनी बेवकूफ है। जब चेंग यही सब सोच रहा था, इतने में तो उसका पोनी बॉल तक पहुँच गया। चेंग को लगता है कि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए वो उस बॉल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ आकर कहता है पहले मेरी उस पर नजर पड़ी थी, वो मुझे दे दो। मगर ये बंदा तो असल में एक बच्चा होता है। मगर दोस्तों ये बच्चा तो असल में वर्ल्ड शेकिंग सुपर इनविंसिबल टेम्पल का मास्टर होता है, लोंग नीतियान।
चैंग हंसते हुए कहता है, छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। वैसे भाई ये बॉल तो गलती से मेरे ब्रेसलेट में चली गई, सॉरी। लेकिन अब इससे नीतियान को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पेट को सम्मन करता है, जिससे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और इस ताकत पर हर किसी की नजरें आ जाती हैं। लियांसु कहती है, भैया ये क्या है? तानशु कहता है, ये तो, और उसके ये कहते ही आसमान में से निकलता है एक ड्रैगन। फैंग भी इसे देख कहता है, अरे नहीं, ये तो दोस्तों ये होता है एम्परर ग्रेड अजूरे स्केल ड्रैगन, जिसका लेवल और स्टेज दोनों ही अननोन थे। और इस बात की खबर कमांडर को मिलती है, एक बच्चे ने एक एम्परर को सम्मन कर लिया है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे ये वही लड़का तो नहीं जो अपने सेक्ट का बहुत बड़ा नाम लेकर आया था। लेकिन ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि एक बच्चा एक एम्परर को सम्मन कैसे कर सकता है। तो यहाँ तानशु इन्हें बताता है स्पिरिचुअल पेट एक कंपनी के बारे में। अगर कोई बच्चा छोटी उम्र से ही बहुत ज्यादा काबिल होता है, तब ऐसा मुमकिन होता है कि वो और उसका स्पिरिचुअल पेट दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। जो जान लियांसु कहती है, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तब मेरे पास भी एक एम्परर पेट होता। मगर उसका भाई कहता है, मैंने कहा जिन लोगों में काबिलियत होती है। ये बात सुन लियांसु गुस्सा हो जाती है। तो तानशु बताता है कि स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी की कुछ बहुत ही कड़क शर्तें होती हैं। जरूर से उस बच्चे ने कुछ तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक एम्परर लेवल के पेट को देख चैंग बहुत हैरान होता है। नीतियान कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही? मगर तभी हमें चैंग का पास दिखाया जाता है, जहाँ उसके पिता ने बहुत सारी कोशिशें की ताकि वो चैंग के साथ स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी कर पाए। लेकिन वो हर बार फेल हुए क्योंकि चैंग में इतनी काबिलियत नहीं थी। जिसके बाद लोगों के तानों से तंग आकर चैंग के पिता ने कोशिश करना छोड़ दिया और वो चैंग से दूर चले गए। और ये सारी बुरी यादें चैंग के दिल में घर कर गईं। और आज वही बातें फिर याद आ जाने की वजह से चैंग रोते हुए कहता है, तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी में कोई बड़ी खास बात नहीं है। लेकिन तभी नीतियान अपने ड्रैगन को इन पर हमला करने को कहता है और ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ लियांसु कहती है, अगर उस बच्चे के पास एक एम्परर है तब तो उससे कोई जीत ही नहीं पाएगा। सो उसका भाई बताता है कि स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी में एक पेट तभी ग्रो कर पाता है जब उसका मास्टर खुद को ग्रो कर रहा हो। और अगर मास्टर की कल्टीवेशन पावर ज्यादा नहीं होगी तब वो अपने पेट की पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैंग और उसका पेट दोनों सही सलामत थे। वहीं वो ड्रैगन बगल वाली चट्टान से जाकर टकराया था। यही देख नीतियान चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ ड्रैगन, तू किसी काम का नहीं है। जिससे गुस्से में आकर वो ड्रैगन इसके ऊपर चिल्लाता है। नीतियान कहता है, तेरे कहने का मतलब मैं तेरी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता? जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगती है कि भाई गलती किसकी है। और इसी मौके का फायदा उठाकर चैंग अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है। वो एक पत्थर को फेंकता है जिसे उसका पोनी तोड़ देता है। जिसके बाद उस पत्थर के टुकड़े नुकीले कांटे बन जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन अपने एक ही वार से उन सभी कांटों को चकनाचूर कर देता है। लेकिन उसके इस हमले से इस आइलैंड टर्टल को दर्द होता है। दोस्तों ये आइलैंड असल में एक बहुत ही जायंट टर्टल है। तभी हम देखते हैं कि चैंग और पोनी पीछे से नीतियान पर हमला करने आते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि नीतियान अपने पेट के साथ कनेक्शन बैठाकर उसकी कुछ पावर को अपने अंदर ले लेता है। और इस पावर प्रेशर की वजह से ये दोनों दूर फेंक जाते हैं। लेकिन इसके बाद पोनी अपने कांटों से नीतियान पर हमला करता है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। और इसके बाद नीतियान चैंग में मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर नीतियान से लड़ने लगते हैं। मगर इसके बावजूद भी नीतियान इन पर भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी चैंग हार नहीं मानता, क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ी ही देर में जो पावर उस ड्रैगन ने नीतियान को दी है वो खत्म हो जाएगी। मगर जैसे ही पोनी नीतियान की ओर हमला करने जाता है, नीतियान अपने ड्रैगन से और ज्यादा ताकत मांग लेता है। और इसके बाद वो पोनी में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। और इसके बाद वो पोनी के ऊपर एक और खतरनाक हमला करके उसे बुरी तरह से हरा देता है। और इसके बाद वो चैंग के ऊपर ऐसा हमला करने वाला था जिससे चैंग मारा जाता। मगर तभी कोई नीतियान से कहता है कि रुक जाओ। दोस्तों यहाँ नीतियान के पिता आ जाते हैं। नीतियान कहता है, आपने मुझे रोका क्यों? मैं इसको धूल चटाना चाहता था। मगर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुमने फालतू के काम के लिए एम्परर को यहाँ सम्मन किया। नीतियान कहता है, पर इसने मुझे बहुत परेशान किया पापा। जो सुन उसके पिता चैंग से कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो कि हम तुमसे कितने ताकतवर हैं। तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओ और रहम की भीख मांगो, हम तुम्हें बख्श देंगे। मगर चैंग कहता है, गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आप मुझे मार दो। सो अब वो नीतियान से कहते हैं, यार ये तो बात मान नहीं रहा, आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर जब नीतियान के पिता नीतियान की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं तब चैंग को वहाँ
फिर से अपना बचपन याद आ जाता है। मगर यहाँ नीतियान के पिता उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम सच में बहुत काबिल हो मेरे बेटे। और यही देख चैंग को यहाँ बुरा लगता है कि आखिर क्यों उसके पिता ऐसे नहीं थे। मगर तभी पोनी उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है, जिससे चैंग को बेहतर महसूस होता है। और इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, नीतियान, मैं चैंग शी तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। सो नीतियान यहाँ कूल अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारी ये बात याद रखूंगा और तुम जब चाहे मुझसे मुकाबला करने आ सकते हो। फिर अगले सीन में हम यूई और पांडा को देखते हैं और यहाँ पांडा यूई के लिए ये बॉल्स कलेक्ट कर रहा था। पर क्या है कि पांडा सिग्मा मेल है, इसीलिए यूई उसे मक्खन लगाती है। यहाँ हमें काफी देर हो गई है, तो क्या अब हम दूसरी ओर चलें? मगर दूसरी ओर भी लोग तेजी से इन बॉल्स को कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब तक यूई का ध्यान दूसरी ओर जाता है, तब तक पांडा महाशय आगे निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पांडा का सामना 3 लड़कियों से हो जाता है। इस वक्त यूई छुपी हुई थी। पांडा गुस्से में इन लड़कियों से इनकी कलेक्ट की गई बॉल्स मांगता है। यूई सोचती है कि ये लड़कियां कमजोर तो बिल्कुल नहीं लगती, इनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद पांडा इन्हें अपना गुस्सा दिखाता है, जो देख इनमें से एक लड़की कहती है, अब हमें इससे लड़ना ही होगा। जिसके बाद ये तीनों अपने पेट्स को सम्मन करती हैं और इसके बाद ये तीनों एक साथ अपना धमाकेदार पोज मारती हैं और इसके बाद ये तीनों एक साथ पांडा के ऊपर अपना अल्टीमेट अटैक करती हैं। पांडा इन तीनों को अच्छे से कूट देता है। लड़कियां डरते हुए कहती हैं, ये पांडा तो बहुत खतरनाक निकला। और तभी यूई बाहर निकल के कहती है, तुम तीनों जल्दी से मुझे अपनी सारी कलेक्ट की गई बॉल्स दे दो। तभी ये लड़की रोते हुए कहती है, हम आपको अपनी ये बॉल्स नहीं दे सकते क्योंकि हमें मे की जान बचानी है, वरना वो मारी जाएगी। और फिर अगले सीन में ये लड़कियां यूई को सारी बात बताती हैं। ये लड़कियां आइडल्स हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इनके माँ ने इन्हें इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए कहा था। लेकिन इस आइलैंड पर आते ही हम पर हमले होने लगे और हम जैसी क्यूट लड़कियां आखिर लड़ाई कैसे कर सकती हैं? यूई कहती है, अच्छा। फिर सब वो लड़कियां बताती हैं कि इनकी चौथी मेंबर मे को एक बुरे आदमी ने पकड़ लिया और वो उसको तभी छोड़ेगा जब हम उसे 5 बॉल्स देंगे और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तब वो मे को मार देगा। ये बात सुनी हुई फैसला करती है कि वो इन लड़कियों की मदद करेगी। अगले सीन में हम इन लड़कियों को उसी आदमी के पास देखते हैं। उस आदमी के पेट ने मे को पकड़ा हुआ था। गू नाम का ये व्यक्ति इनसे कहता है, क्या तुम तीनों वो लाई हो जो मैंने कहा था? लेकिन वो देखता है कि इन लड़कियों के पास बस 3 ही बॉल्स हैं और इसीलिए अब वो मे को टॉर्चर करने लगता है। सो ये लड़की कहती है, देखो मैं जानती हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीतना चाहते हो, है ना? और इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। जिसके बाद वो लड़की अपने पास से कुछ निकालने लगती है, जिसे गू बहुत ध्यान से देखने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पांडा इसके पेट को पकड़ मे के ऊपर से हटा देता है। लेकिन जैसे ही ये पेट पांडा पर हमला करने आता है, पांडा अपने एक धमाकेदार पंच से इस पेट को खत्म कर देता है, जो देख लड़कियां बहुत खुश होती हैं। मगर गू हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो हंसने लगता है क्योंकि गू ने इस लड़की की गर्दन पर एक फॉर्म लगा दिया था। गू कहता है, अगर अब किसी ने भी कोई भी चाल चली तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और यहाँ मे को बेहिसाब दर्द हो रहा था, जो देख इन लड़कियों को बहुत ज्यादा दुख होता है और यूई भी यहाँ कुछ नहीं करती। जिसके बाद गू कहता है, अब तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखो या फिर इसी के जैसा एक कीड़ा अपनी गर्दन पर लगवा कर मेरी गुलाम बन जाओ। वैसे फैसला जल्दी करो क्योंकि उस लड़की के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब यहाँ यूई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अपने पास्ट की कुछ भयानक यादें दिखाई देने लगती हैं और इससे वो पागल सी होने लगती है। गू यूई की गर्दन पर ये कीड़ा लगाने की कोशिश करता है, मगर यूई उसका हाथ पकड़ लेती है। यूई के अंदर यहाँ एक अजीब सी ताकत जाग गई थी और इसके अगले ही पल में यूई गू को बहुत बुरी तरह से हरा देती है। गू यहाँ बुरी तरह से हार चुका है। जिसके बाद पांडा मे की गर्दन से वो कीड़ा हटा देता है और जिसके तुरंत ही ये सभी लड़कियां मे के पास आ जाती हैं और इसके बाद यूई को शुक्रिया कहती हैं। मगर यूई की ताकत ने उस पर इतना काबू कर लिया था कि यूई यहाँ बेहोश हो जाती है। ये सब तुरंत यूई के पास जाते हैं। अब कुछ देर बाद यूई को होश आता है। यूई को होश में देख ये लड़कियां खुश हो जाती हैं। यूई पूछती है कि वो बुरा आदमी कहाँ गया? लड़कियां बताती हैं, जब से आपने उसे हराया तब से वो बेहोश ही है। यूई को यकीन नहीं होता कि उसने उसे हरा दिया। दोस्तों, यूई को अपनी पास्ट की ज्यादा यादें याद नहीं है। अब यूई यहाँ से जाने वाली थी, मगर तभी ये लड़कियां यूई से उसके सेक्ट का नाम पूछती हैं। यूई बताती है लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट।
और इसके बाद ये लड़की यूई को अपनी सारी बॉल्स दे देती है, ये कहते हुए कि अब हम इस कंपटीशन को छोड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद आप हमें अपने सेक्ट में ज्वाइन होने दें। दूसरी ओर शिप में एक लड़की कमांडर को सारा डाटा बता रही थी। तभी लियांसु पूछती है कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये मोहतरमा बताती हैं कि उनका स्कोर 16 है और इस वक्त वो 7th रैंक पर हैं। वैसे हम उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने गए थे जहाँ से तियान यू सेक्ट का डाटा आना बंद हो गया था। वो सभी हमें वहाँ मरे पड़े मिले। जो जान कमांडर कहते हैं तो कोई है जो लोगों को मार रहा है, इसकी जांच की जाए तुरंत। दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जिनके पीछे ये मोहतरमा आ रही थी। फैंग कहता है तुम अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ क्यों नहीं चली गई, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। मोहतरमा कहती हैं कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है, मैं तो डॉगी महाशय के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन फैंग यहाँ पूछता है जेनी तुम्हारी नजरों में मैं कैसा मर्द हूँ। ये बात सुनते ही जेनी फैंग के पास आती है और कहती है मेरी नजरों में तुम बहुत ही चालाक कमीने हो। फैंग उससे दूर होकर कहता है वो कुछ टाइम पहले मेरे सिर में थोड़ी चोट आ गई थी जिस वजह से मैं पुरानी बातें अच्छे से याद नहीं कर पा रहा। जेनी उसके करीब जाकर पूछती है क्या तुम्हें चोट आ गई थी, पर वो कैसे। मगर फैंग उसके कंधे पकड़ के कहता है देखो तुम मुझे मेरे बारे में बताओ। लेकिन उसके जेनी को इस तरह पकड़ने की वजह से वो शर्म के मारे टमाटर हो जाती है और फिर क्या फैंग में एक मुक्का मार देती है जिससे अब फैंग के चेहरे पर सच में टमाटर आ जाता है। जेनी कहती है मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें मुझे इस तरह पकड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी उसे फैंग के पीछे एक खतरनाक पेट दिखाई देता है। मगर दोस्तों ये तो असल में थी मूचैन की फायरफॉक्स। तभी मूचैन वहां आते हुए कहता है लगता है ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा है, मेरी बात तक नहीं सुनता। मगर तभी मूचैन के टीम मेंबर्स वहां आते हैं। ये बुढ़ी लीडर कहती है क्या ये तुम्हारे दुश्मन हैं? मूचैन कहता है नहीं दोस्त हैं। फैंग कहता है तुम इनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मगर ऐसा क्यों? मूचैन कहता है कोई भी सवाल मत पूछो। लेकिन इसके बाद जब मूचैन फैंग के साथ कुछ बात करने लगता है तभी उसे कुछ आवाज आती है। दोस्तों इस चट्टान के दूसरी ओर कोई शख्स आ जाता है जिसका ऑरा इतना खतरनाक था कि मूचैन भी घबराने लगता है। दोस्तों हमें जानने को मिलता है कि ये शख्स बेकॉन सेक्ट का नीशिंग है। दोस्तों बेकॉन सेक्ट भी इस सेक्ट की एक ब्रांच है। अब शायद से ये मुकाबला होगा एक बुढ़े और बुढ़ी के बीच। लेकिन सबसे पहले यहाँ मूचैन मामले को संभालते हुए नीशिंग से कहता है मास्टर नी इस कंपटीशन में हम एक दूसरे के बॉल्स ऐसे ही नहीं छीन सकते हैं, ये नियमों के खिलाफ है, तो बेवजह लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। नीशिंग कहता है तुमने सही कहा। मूचैन कहता है मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, तो अब हम चलते हैं। अब इसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीशन का सेकंड स्टेज शुरू हो चुका है और अब नियम भी बदल चुके हैं। अगर आप किसी दूसरे के ब्रेसलेट को अपने ब्रेसलेट से 30 सेकंड तक लगाए रखेंगे तब उनकी बॉल्स आपकी हो जाएंगी। और ये बात सुनते ही नीशिंग यहाँ अपने असली रूप में आता है, कोइलिंग ड्रेड स्पाइन अ पैरासाइटिज्म टाइप, और वो सीधा आता है इस घाटी में। फैंग यहाँ लड़ने के लिए तैयार था, वो अपने पेट्स को समन करने वाला था। लेकिन तभी मूचैन इन दोनों को लेकर यहाँ से भाग लेता है। मूचैन बताता है कि वो शख्स इतना ज्यादा ताकतवर है कि हम सब एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। वहीं यहाँ इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो तीनों भाग क्यों गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीशिंग घाटी के अंदर से छलांग लगाकर ऊपर आ जाता है, जो देखते ही ये दोनों तो हार मान लेते हैं। लेकिन बुढ़ी के हार मानने से पहले ही नीशिंग उसे घायल कर देता है। नीशिंग कहता है मुझसे मुकाबला करने के लिए तुमने अपने पेट्स को नहीं निकाला, क्या तुम लोग मुझे कमजोर समझते हो? बुढ़ी कहती है हमारे पास कोई पेट नहीं है। और अब काफी दूर आने के बाद मूचैन इन दोनों को बताता है कि उसके साथ जो 3 लोग थे उनके पास कोई पेट्स नहीं है। मूचैन ने ही उन्हें ये ऑफर दिया था कि वो उसके साथ एक सेक्ट बनाकर कंपटीशन को ज्वाइन करें, बदले में मूचैन उन्हें पैसे देगा। अब वो लोग सिर्फ तभी बच पाएंगे जब वो वक्त रहते हार मान ले। मगर यहाँ लियांसु कहती है कंपटीशन के रूल्स ऐसे बनाकर आप उन लोगों को एक दूसरे से क्यों लड़वा रहे हैं? कमांडर कहते हैं कि ये कंपटीशन बनाया ही इसीलिए गया है ताकि सबसे ज्यादा ताकतवर सेक्ट का पता चले। मिस्टर तांशु आप तो जानते ही हैं आखिर ये चीजें कैसे काम करती हैं। दूसरी ओर नीशिंग को पता चलता है कि इन तीनों के पास कोई भी बॉल नहीं है। तभी ये बुढ़िया कहती है कि प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल में नीशिंग बुढ़िया की गर्दन काट देता है, जो देख ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ तांशु कहता है इस सेकंड फेज के जरिए उन सभी को इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो ब्रेसलेट्स के लिए एक दूसरे से फाइट करें। मगर इस रूल का असली मतलब ये है कि कमजोर
ताकतवर के सामने हार मान ले। अब जितने भी लोग डरपोक होंगे वो यहाँ हार मान लेंगे। सिर्फ साहसी लोग ही आखिर तक टिके रहेंगे और यही इन नियमों का असली उद्देश्य है। कमांडर कहते हैं, आपने बिल्कुल सही समझाया मिस्टर तांशु। दूसरी ओर सभी को बताया जाता है कि एक के बाद एक टीम हार मानती जा रही है और मूचेन के सेक्ट में सिर्फ वही अकेला रह गया है। लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे यकीन है कि आखिर तक वो टिक जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुड्ढी को मारने के बाद नीशिंग कहता है, तुम लोग सच में किसी काम के नहीं हो और जो चीजें काम की नहीं होती उनका अस्तित्व में रहना जरूरी नहीं होता। जिसके बाद शायद नीशिंग इन दोनों को भी मार देता है। जिसके बाद नीशिंग कहता है, तो उसका नाम मूचेन है, मैं ये नाम याद रखूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूयी और चैंग एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ फैंग भी आ जाता है जिसके साथ मूचेन और जेनी थे। मूचेन को फैंग उसकी कोई बात ही नहीं सुनता कि वो क्या कहना चाहता है। वहीं जेमी तो शर्माए जा रही थी। फैंग कहता है, फालतू की बकवास करना बंद करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मगर तभी अनाउंसमेंट होती है कि अपने नंबर पर है ईस्ट सेक्ट का बैकॉन ब्रांच सेक्ट, सेकंड नंबर पर है राक्षस सेक्ट और इसी तरह सभी सेक्ट के नाम बताए जा रहे थे। और तभी इनके पास मिस ग्यू भी पहुंच जाती हैं और वो इन्हें बताती हैं कि उनकी मुलाकात डुआन ई से हुई थी और हेमी अभी भी जिंदा है। फैंग कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, पर आप उदास क्यों लग रहे हो? मगर मिस ग्यू बताती हैं कि वो हेमी बहुत अलग थी, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। और ये ज़ॉम्बी शब्द सुनते ही फैंग के जहन में उसकी वेल आती है। फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो खुद को शांत करता है क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपनी रैंक बढ़ानी होगी। तभी मिस ग्यू कहती हैं, सबसे पहले हमें अपनी रैंक बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सेकंड फेज में यूई को गू और मे की याद आ जाती है। मूचेन पूछता है, अच्छा तो क्या करना है? फैंग कहता है, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना हम उनसे उन बॉल्स को छीन पाएं। और तभी फैंग को एक आइडिया आ भी जाता है। अगले सीन में हम एक सेक्ट के 2 मेंबर्स को देखते हैं और इन्हें अपने सामने 3 बॉल्स नजर आ रही हैं। तभी इनमें से एक बंदा अपने पेट को सम्मन करता है, एक बुल्फ को, और ये बुल्फ उन बॉल्स तक जाकर उन्हें अपने मुंह से कलेक्ट करने लगता है और इसके बाद इन्हें वो बॉल्स आकर दे देता है, वरना ये लड़की मारी जाएगी। जेमी कहती है, पर मैं इनके सेक्ट की नहीं हूँ, ये मेरी मदद नहीं करेंगे। मगर ये कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग काफी वक्त से एक साथ हो। और तभी मिस क्यू कहती है, मिस जेमी को छोड़ दो, हम तुम्हें अपने 2 ब्रेसलेट्स दे देंगे। फैंग कहता है, इन दोनों में 9 बॉल्स हैं, इन्हें लेकर उसे छोड़ दो। मगर जेमी यहाँ शर्माते हुए मन में कहती है, ये कमीना मेरी इतनी फिक्र करता है। तभी ये बंदा कहता है, ठीक है हम डील करते हैं सीरिया, पर अब आप लोग चिंता मत कीजिए और मुझे इनके साथ जाने दीजिए। और तभी जेमी फैंग को आंख मार के इशारा करती है। फैंग कहता है, ठीक है, थोड़ी दूरी पर जाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तब इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद ये लोग जेमी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी चैंग कहता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हें ऐसे ही ले जाने देंगे? मगर यहाँ फैंग के पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता। वहीं इस आदमी की अनाउंसमेंट होती है, होंगलुआन सेक्ट के सभी मेंबर्स हार चुके हैं। ये सभी गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया। फैंग को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में इनकी है कि बैंगफू सेक्ट के सभी मेंबर्स हार चुके हैं। ये बात सुनते ही फैंग आगे की ओर दौड़ जाता है। वो भागते हुए थोड़ी दूरी पर आता है, लेकिन तभी वहाँ जेनी उसे रोक लेती है और वो बिल्कुल सही सलामत थी। फैंग को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। जिसके बाद पास जाकर कहती है, शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे ये पता चला कि वो मेरी कितनी परवाह करता है। ये बंदा कहता है, चल मुझसे थोड़ी दूर हो, तू कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। मगर जेमी कहती है कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आपकी कैद में तो मैं हूँ, ना कि मेरी कैद में आप। जिसके बाद वो अपनी पेट को सम्मन करती है। ये है जेमी की पेट फॉक्सी, और इसको देखते ही ये बंदा इसके प्यार में पागल हो जाता है और इसी तरह जेमी हाई ही नहीं देता। जिसके बाद जेमी हार मान लेती है, जिस वजह से उसका होंगलुआन सेक्ट कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और इसके बाद वो इस बंदे से भी हार मानने को कहती है। वो बंदा सभी फैंग को मुझे मेरे हिस्से के मूचेन फैंग की गर्दन पकड़ कहता है, क्या फिर तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? जिसके बाद फैंग को उसे उसका हिस्सा देना पड़ता है। दूसरी ओर लियांगसू देखती है कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तभी ये मोहतरमा इन्हें रिपोर्ट के जरिए बताती हैं कि अब लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट इस कंपटीशन में सेकंड नंबर पर आ चुका है। जो बात सुन तांशु खुश हो जाता है, आखिर वो पेविलियन सेक्ट का एक फैन जो ठहरा। लेकिन इसके बाद वो कहता है
कि पेविलियन सेक्ट ने बिना किसी नुकसान के इतने सारे सेक्ट का सामना करते हुए टॉप 2 में आ गए। कमाल की बात है। तभी लियांसु पूछती है, वैसे पेविलियन सेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किस बंदे का है? तांशु देखकर कहता है, मैं उनके सेक्ट में मास्टर फैन के अलावा किसी और को नहीं जानता, पर शायद से ये कोई नया मेंबर है और सुना है कि ये बंदा काफी होनहार है। जो सुन लियांसु एक बार तो विजिट करना चाहिए। लियांसु को ऐसे देख तांशु का एक्सप्रेशन ये होता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि सेकंड फेज यहाँ खत्म होता है और अब कंपटीशन में सिर्फ 10 सेक्ट रह गए हैं। पहले नंबर पर है ईस्ट सेक्ट का बैकॉन ब्रांच सेक्ट जिसका स्कोर है 54। दूसरे नंबर पर है लिंगशियाओ पेविलियन सेक्ट जिसका स्कोर है 45। तीसरा है राक्षस सेक्ट, स्कोर है 43। और यही जान डुआनी कहता है कि क्या हम उनसे पीछे हैं? मैं उनसे नहीं हार सकता। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये महाशय अरे नीतियान 8वें नंबर पर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे। ये लोग यहाँ अजीब सा डांस वगैरह भी करते हैं। अब दूसरे फेज के खत्म होते ही हार मानने का ऑप्शन हटा दिया जाता है और अब आता है फाइनल फेज। ये पूरा आइलैंड डूबने लगता है और यहाँ कमांडर कहते हैं, आपको याद तो है ना उन 3 नियमों में से एक क्या था? तांशु कहता है, हाँ, पानी में गिरते ही आप एलिमिनेट हो जाएंगे और इसी वजह से ये आइलैंड पानी के अंदर जा रहा है ताकि पानी कैंडिडेट्स के और करीब पहुंच सके। सभी कैंडिडेट्स को इस आइलैंड के टॉप पर पहुंचना होगा जहां इनकी फाइनल बैटल होगी। हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत तेजी से आइलैंड के टॉप की ओर भागने लगते हैं और आगे भागते हुए ये लोग अपने पेट्स को भी सम्मन कर लेते हैं क्योंकि अब हार मानने का ऑप्शन हट चुका है, यानी कि अब इन्हें लड़ना ही होगा। और तभी वहाँ हेमी आ जाती है और उसी के पीछे से निकलता है डुआ। पेट पर जाती है, ये एक जाइंट ऑक्टोपस है और इसे देख फैंग के मन में ख्याल आता है, लगता है नियान अब तुम अपने सोल बिल्डिंग स्टेज के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। तो अब क्या होगा? क्या फैंग अपने उस दोस्त का सामना करेगा जिसने सबसे पहले उसका हाथ थामा था? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में जो 1 महीने बाद आएगा, क्योंकि इसके 8 एपिसोड थे जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और लास्ट के 4 एपिसोड आने में 1 महीने का वक्त लगेगा। तो इतना वेट करो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।